नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव की नगरी काशी में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की हुई शुरुआत। लड्डू गोपाल की निकली शोभा यात्रा। डीएसएम के कार्यालय पर एनआईए की छापेमारी के संदर्भ में स्टूडेंट मोर्चा के सदस्यों ने रखा अपना पक्ष। नगर निगम द्वारा आदमपुर जोन में लगाई गई जन चौपाल में महापौर ने लोगों की सुनी समस्याएं। और डेंगू के उपचार को लेकर सीएमओ ने सावधानी बरतने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। लड्डू गोपाल की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 3 दिवसीय महामहोत्सव का बुधवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। प्रातः 7 बजे अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से भगवान श्री कृष्ण एवं श्री लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोसाइटी एवं अन्य भक्तगण वैष्णव परिधान में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते झूमते बैंड बाजे के साथ चल रहे थे। शंखनाद तथा डमरू सेवा दल के साथ स्कूली बच्चे भी शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक संदेश पट्टियां लेकर उत्साह के साथ चल रहे थे। देश की शान अपना तिरंगे के साथ ही आदित्य L1 मिशन की सफलता की कामना के साथ भक्तजनों की टोली हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी। शोभा यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले समस्त छोटे बड़े मंदिरों पर रुककर शंखनाद तथा डमरू वादन के साथ उद्घोष किया जा रहा था। शोभा यात्रा के अंत में माहेश्वरी भवन के पास आरती के बाद श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी के श्री विग्रहों को 3 दिन के लिए माहेश्वरी भवन महमूरगंज में स्थापित कर दिया गया। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण राधा के स्वरूप में मौजूद कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उनका जन्मोत्सव कल है, इसलिए हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और ये शोभा यात्रा माहेश्वरी भवन तक जाएगी महमूरगंज। कहाँ इसका स्वागत होता है? इसका स्वागत नगर निगम के पास होता है, उसके बाद पद्मिनी होटल के पास होता है, उसके बाद हम लोग आगे हमारी यात्रा बढ़ती रहती है। निकाला जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, क्या विधि विधान होता है? विधि विधान इसमें होते हैं, बग्घी सजते हैं, उसमें झांकियाँ लगती हैं और डमरू बजते हैं, शंखनाद होते हैं। इस तरह की झांकियाँ हमारी चलती हैं। कितना खुशी होता है इस तरह? बहुत ही हर्षोल्लास होता है। सारी माताओं में, प्रभु जी में बहुत ही हर्षोल्लास होता है।
नगर निगम द्वारा आदमपुर जोन में लगाई गई जन चौपाल में महापौर ने लोगों की समस्याएं सुनी। नगर निगम वाराणसी द्वारा आदमपुर जोन में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन चौपाल में महापौर अशोक तिवारी स्वयं मौजूद रहे। उनके साथ अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। जन चौपाल के दौरान गृहकर, नामांतरण, सीवर, सड़क, पेयजल से संबंधित समस्याएं आई। इन समस्याओं को सुनते हुए कई का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अन्य समस्याओं के जल्द निस्तारण का निर्देश दिया गया। महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि हर जोन में जन चौपाल लगाई जा रही है। उसी क्रम में आदमपुर जोन में जन चौपाल लगाई गई। उन्होंने कहा कि पार्षदों और आम जनता की शिकायत आ रही थी। हर जोन में जीआईएस सर्वे में भी पानी, सीवर की समस्या सामने आ रही थी। उसके परिप्रेक्ष्य में हम और नगर आयुक्त सहित पूरी टीम प्रत्येक दिन प्रत्येक जोन पर बैठ रहे हैं। जनता की जो भी समस्या है तत्काल निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर जीआईएस सर्वे के संबंध में जो भ्रांति है उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चैनल के माध्यम से अपील की कि नगर निगम से संबंधित यदि कोई भी समस्या आ रही है तो संबंधित पार्षद, जोन अधिकारी, जलकल के अधिकारी को तुरंत सूचित करें। यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो प्रत्येक दिन मैं नगर निगम में बैठता हूं, इसकी सूचना दें। समस्याओं का समुचित समाधान किया जाएगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। क्या है समस्या? आज जो सुनवाई हो रहा है तो इसका किस तरह से निस्तारण किया जाएगा? जिस तरह लोगों का इस क्षेत्र में गंदगी की ज़्यादा वो चल रही है। पहले की बात, नगर निगम में माननीय पार्षदों के द्वारा ये शिकायत आ रही थी और आम जनता के द्वारा भी। तो हर जोन में जीआईएस सर्वे में कंप्लेन आ रहा है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम और नगर आयुक्त तो पूरी टीम प्रत्येक दिन प्रत्येक जोन पर हम लोग बैठ रहे हैं। जनता की जो भी समस्या आ रही है उसका तत्काल जितना संभव हम लोग समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर जीआईएस सर्वे के संबंध में जो एक भ्रांतियाँ है उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में एक अंदर केवल भ्रम है, कहीं कोई रेट नहीं बढ़ा है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन लोगों के बारे में भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर मेरे संज्ञान में अभी आएगा तो 2 से 3 घंटे के अंदर उसका समाधान होगा। लेकिन किसी भी, मैं आप लोग से व्यक्तिगत निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कर रहा हूँ, कोई भी अगर नगर निगम से संबंधित कोई समस्या अगर आ रही है तो संबंधित पार्षद के द्वारा, संबंधित जोन अधिकारी के द्वारा, जलकल के अधिकारी को तुरंत सूचित करें। अगर उसकी सुनवाई न हो रही हो तो प्रत्येक दिन मैं नगर निगम में बैठता हूँ, उसका सूचना दे, समुचित समाधान होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, आज ये किस तरह का चौपाल लगाया, किस तरह की समस्याएं हैं? एक्चुअली यह महापौर साहब की प्रेरणा से हम लोगों ने हर जोन में जन चौपाल शुरू किया है और एक दिन निर्धारित करते हुए वहाँ पे पूर्व में सूचना देते हुए जन चौपाल आयोजित किया जाता है ताकि यहाँ की जनता की समस्याएं उसको हम त्वरित रूप से निस्तारण कर सकें। तो अभी तक क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? यहाँ से मुख्य रूप से जो समस्याएं आ रही है, गृहकर को लेकर के है, नामांतरण को लेकर के है, सीवर को लेकर के, सड़क को लेकर के है, पेयजल की समस्याएं हैं। इसको सुनवा करके तत्काल निस्तारण के लिए हम लोग संबंधित अधिकारी को उसको निश्चित कर रहे हैं। आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लक्सा क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। शासन की मंशा के अनुरूप आबकारी विभाग और सहायक पुलिस आयुक्त दिशा सुमेध द्वारा थाना लक्सा अंतर्गत देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को चेक किया गया। शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट उपलब्ध न होने के कारण 2 दुकानों का 2000 का जुर्माना किया गया। अन्य किसी प्रकार की कोई अनियमितता दुकानों में नहीं मिली। आबकारी विभाग में निरीक्षक रविंद्र प्रसाद, आबकारी विभाग के आरक्षी और सहायक पुलिस आयुक्त दिशा सुमेध व लक्सा थाने की टीम के द्वारा यह अभियान चलाया गया। ये विशेष प्रवर्तन अभियान चला है त्योहारों के मद्देनज़र कि दुकानों से किसी प्रकार की कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है, दुकान के आसपास किसी प्रकार की अनियमितता न हो, जिससे कि त्यौहार और अमन चैन बना रहे और किसी प्रकार की अप्रिय कोई घटना न हो। कितनी दुकान की चेकिंग करी गई और कितने लोगों का चालान किया गया? अभी 5 दुकानों का चेकिंग की गई, जिसमें 2 अंग्रेजी, 2 बियर और 1 देसी की दुकान की गई। दो दुकानों पर रेट लिस्ट न लगे होने के कारण उन पर जुर्माना किया गया। कुछ गलत गतिविधियाँ पकड़ी गई या फिर किसी प्रकार की कोई? नहीं, इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं पकड़ी गई और लगातार हम लोग इस पर
चेकिंग करते रहते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की अवैध शराब और तरह की न हो, जिससे कि जनहानि न होने पाए। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में क्लब के हॉल में पत्रकारों के हित में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, श्वास सहित अन्य बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क जांच कर दवा वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों पत्रकारों ने इसका लाभ उठाया। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अत्रि भारद्वाज, विनय सिंह, राजेश राय, अनु श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, संदीप गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पत्रकार व उनके परिजन शामिल रहे। क्या है, आज किस तरह का शिविर लगाया गया है, कितना लाभ इससे लोगों को मिलेगा? देखिए, यह शिविर काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें आज ब्रेथ ईजी जो डॉक्टर एस के पाठक हैं, उनकी पूरी टीम आकर के निःशुल्क शिविर लगाई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ निःशुल्क जो जांच हुआ, जिसमें उनके बीपी था, शुगर था, या फिर सांस के जो रोगी हैं, हम पत्रकारों के साथ एक ये है कि हम लोग दौड़ते हैं और बहुत सारा प्रदूषण मुँह के जरिए शरीर में जाता है। ऐसी स्थिति में लोग सांस के भी बीमारी उनको हो जाती है। और सबसे बड़ा कि यह शिविर जो है सबके जितने पत्रकार थे या उनके परिवारों के लिए भी आयोजित किया गया। तमाम पत्रकारों ने अपने माता पिता को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आए और उसकी पूरी तरह से उन्होंने जांच कराई। एक अच्छी पहल है। इसके पहले भी प्रेस क्लब की तरफ से कई कैंप स्वास्थ्य शिविर के आयोजित किए जाएंगे और भविष्य में भी हम लोग इस तरह के शिविर का आयोजन करेंगे। तो आज कितने लोगों का जांच लगभग हुआ है? लगभग 100 से ऊपर लोगों, 100 पत्रकारों से ऊपर के जाँच हुआ है। दवाई दवाई भी निःशुल्क उनको फ्री में दवाई भी दी गई है। सारे अच्छी जाँचें हुई, उनके साथ इक्विपमेंट भी लाए थे जिससे उन्होंने जांच कराई। और मैं डॉक्टर पाठक की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक वादा किया है कि हर साल इसी माह इसी तारीख को भी बनाएंगे, शिविर लगाए, शिविर का आयोजन करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा थाना अंतर्गत होटल हरिविलास में भीषण आग लग गई। दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लक्सा थाना क्षेत्र में हरिविलास होटल में मंगलवार रात 10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 4 मंजिला होटल की ऊपरी मंजिल में लगी आग ने चंद मिनट में विकराल रूप ले लिया। इसके तुरंत बाद आग नीचे की दोनों मंजिलों में भी फैल गई। आग लगते ही होटल में सायरन बजने लगा और हड़कंप मच गया। आनन फानन में लिफ्ट और जीने से लोग नीचे की ओर भागने लगे। मैनेजर ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग बुझाने में जुट गए। जानकारी पाकर लक्सा पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की लगभग 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात करीब 12 बजे आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि श्रीनगर कॉलोनी में श्रीनगर पार्क के पीछे विजय मोदी ने पिछले दिनों नया होटल बनवाया था। इस होटल में 4 मंजिल में 27 कमरे बनाए गए हैं, जबकि नीचे के फ्लोर पर कपड़े की दुकान है। होटल में मंगलवार रात 10 बजे अचानक सबसे ऊपर के फ्लोर में आग लग गई। होटल में आग लगते ही हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में पूरा होटल आग की चपेट में आ गया। आग से होटल में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। होटल के मैनेजर और कर्मचारी कमरों से लोगों को निकालकर बाहर सुरक्षित करने में जुट गए। दुकानदारों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। इसके बाद मैनेजर ने भी पुलिस को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे पर आग पर काबू पाया गया। भैया भैया थोड़ा सा पीछे
9:45 पर हमें सूचना मिली आग की कि हरिविलास पैलेस लक्सा में आग लगी है। ये बताया गया कि जो सबसे टॉप फ्लोर है G+3 की बिल्डिंग है, उसमें हाफ पोर्शन टिन शेड का है और हाफ पोर्शन जो बिल्डिंग है उसमें पता चला कि आग लगी है। शॉर्ट सर्किट संभावित है कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। तो आग लगी है और जैसे ही वो हुआ हमने टर्न आउट किया। चेतगंज से और भेलूपुर दोनों जगह से, दोनों फायर स्टेशनों से हमने गाड़ियाँ भिजवाई। कुल हमने 7 गाड़ियाँ मौके पे भिजवाई और हमारा पूरा स्टाफ भी था, बहुत मेहनत से काम किया। 2 हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर भी थे चेतगंज और भेलूपुर के, और हमने इस आग को कम्प्लीटली लगभग 1 घंटे की फायर फाइटिंग हुई है और हमने इस आग को बुझा लिया। उसके बाद हमने कमरों को भी सर्च कराया है और अभी देखा है क्योंकि काफ़ी धुआं भरा हुआ था, तो अभी हमने देखा है तो सर्च किया तो वहाँ पे अभी कोई वैसे कस्टमर भी इसमें थे, काफ़ी यात्री नहीं अभी जो हमने देखा है सर्च किया है और हमारे साथ ACP के साथ में भी थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा उसमें स्मोक वगैरह था, काफ़ी भरा था, कमरों को खुलवा के देखा है। फायर मानकों के हिसाब से ये होटल था क्या? अभी ये प्रथम दृष्टया तो अभी आग बुझाना था, अभी कल देखा जाएगा बाद में कि इसमें जो है फायर के मानकों को इन्होंने पूरा किया है कि नहीं। कितनी बड़ी आग थी और दमकल की कितनी गाड़ियाँ लगाई गई थी? दमकल की कुल 7 गाड़ियाँ यहाँ पे एंगेज किया हमने। आग हम इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो मीडियम टाइप की फायर थी, क्योंकि ये एक ही फ्लोर तक लिमिटेड थी और वो भी टॉप फ्लोर पे, और ज़्यादातर जो ऑक्यूपेंट्स थे वो नीचे फ्लोर में थे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड में, तो ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा वो रिस्क की बात नहीं थी। पर फिर भी आग तो लगी थी और फैलने का डर रहता, तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की जो मकान है और राइट हैंड साइड का मकान है, दोनों से जो है होज स्टीम यूज़ करके हमने आग को पूरी तरीके से बुझा दिया। कितने कमरे थे इसमें, कितने गेस्ट रहे होंगे? अराउंड अप्रॉक्सीमेटली होंगे लगभग 20, काउंट तो नहीं किया हमने, पर लगभग 20 के करीब जो है कमरे होंगे, 20-25 ऐसे होंगे, 20 से 30। होटल में गेस्ट कितने रहे होंगे, कुछ फिगर? अभी ये बताना तो वो नहीं है, वो तो जब वहाँ पे जब हिसाब से कोई बाहर की सीढ़ी रखी गई थी। सीढ़ियाँ 2 हैं इसमें, हमने जो देखा है एक सीढ़ी अंदर से थी, एक शायद बैक साइड से थी। अभी वो दिन में, क्योंकि अभी अंधेरे में हम देखे हैं तो अभी अनुमानित हम बता रहे हैं। एक सीढ़ी से हम जा करके जिसमें हमने सर्च किया है वो हमने देखा है। अब कल वो जब दिन होगा और उसमें जा करके हमारी टीम जो है यहाँ पे एक बार जांच करेगी तो पता चल पाएगा कहाँ से सीढ़ियाँ हैं, एक्सटर्नल सीढ़ी है कि नहीं है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, वो कल हम देखेंगे। यहाँ बनारस में गेस्ट बहुत आते हैं, यात्री बहुत आते हैं। हाँ जी। तो होटल तमाम फूल चल रहे हैं, तो क्या ये होटल फूल था या मतलब कुछ? वो अभी हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कल अभी चूँकि प्रथम दृष्टया अभी हमें आग की सूचना मिली और वैसे भी ऐसे इधर साइड काफ़ी मतलब कंजेस्टेड एरिया था, गाड़ियों को लाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई। तो अभी हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो आग बुझाना था। बाकी जो ये सब देखना है कि उसमें फायर के नॉर्म्स थे, सीढ़ियाँ थी, कितने ऑक्यूपेंट्स थे, कितने कमरे थे, वो हम कल जो है बाद में वो। मेरी वाइफ का फ़ोन आया, वो दूसरे रूम में थी, वाइफ और मौसमासी, और मैं और मेरा बेटा 2002 में रुके थे, तो फ़ोन आया एकदम से, तो मैं अपना बैग और अटैची लेके जल्दी सुतो, इतनी खांसी मुझे आने लगी और वो लोग उतर चुके थे पहले, फिर भी मैं उनके रूम में गया 2009 में, तो वो लोग दिखे नहीं कोई भी। फिर हम लोग अपना नीचे धीरे धीरे उतरे, खांसी बहुत आ रही थी, दम घुट रहा था और आग वाग दिख रही थी, लेकिन रूम में आग नहीं आई थी, बाहर आग दिख रही थी, धुआं जीने में सब था। तो हम लोग नीचे उतर आए, हम लोग थोड़ा सामान हमारा ऊपर है, हमारी इनोवा यहाँ रखी है, इनोवा के शीशे तोड़ के पीछे किया गया, चाबी हमारी रूम में छूट गई और उस वक्त आग बढ़ चुकी थी तो हम चाबी लेने नहीं जा पाए। अब हम सोच रहे हैं बस चाबी मिले हम जल्दी से लखनऊ वापस भाग जाए। आपका किस प्रकार से नुकसान हुआ है, कितना नुकसान दिया? मेरा अब मैं अंदर जाऊं, जो मेरा सामान है, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है, चार्जर है और लैपटॉप है और कैश थोड़ा बहुत है और चाबी है, चश्मा मेन है, चश्मे बिना मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, कौन कितने लोग यहाँ पे? हम लोग 4 लोग थे, मेरा बेटा, मैं, वाइफ और मेरी मासी जी। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक नाम है, विवेक श्रीमाली। तो बाकी सब कुछ सही पर हुआ? सब मेरा पूरा परिवार है और वो उधर पीछे खड़ा है। क्या किसी गेस्ट को कोई दिक्कत आई? नहीं दिक्कत किसी को नहीं आई, बस खांसियाँ बहुत आई हैं, वो अभी तक है और पानी अभी मैंने पिया नहीं है, मैं घबरा रहा हूँ, बस पानी पी लूँ थोड़ा, तो दम थोड़ा घुट रहा था मगर मैं उतर आया आराम से। आपकी निजी गाड़ी थी जिसका शीशा फोड़ा गया? जी, मेरी अपनी निजी गाड़ी थी। बीएसएन के कार्यालय पर एनआईए की छापेमारी के संदर्भ में स्टूडेंट मोर्चा के सदस्यों ने अपना पक्ष रखा। भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के कार्यालय पर मंगलवार को एनआईए की छापेमारी के बाद स्टूडेंट मोर्चा के सदस्यों ने पत्रकारों से बातचीत की। सदस्यों ने बताया कि एनआईए टीम ने हमें सर्च वारंट दिखाया कि माओवादी होने और उनके फ्रंटल संगठन होने के शक पर वो हमारे सामान, कमरे, लैपटॉप, मोबाइल आदि को सर्च कर सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद इसे झूठ और भ्रामक आरोप के कारण हमने इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। एनआईए टीम ने हमारे जो साहित्य है जो हर 2 महीने पर छपता है, उसमें जो आज समाज से जुड़े तमाम मुद्दे हैं उसके बारे में लिखा जाता है, उसे सीज करके ले जाया गया और ये कहा जा रहा है कि ये नक्सल साहित्य है। छात्र संगठन से जुड़े सदस्यों ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि एनआईए
एनआईए की टीम बताए कि किस प्रकार से नक्सली साहित्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हमारी गतिविधियों से डर चुकी है और वो ये चाहती है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज न उठाए। किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस रखी है और क्या है मामला? हम लोगों का आज का कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि कल हमारे कमरे पे एनआईए की एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसी है, वो आकर के छापा मार रही है इस शक में कि हम माओवादी से जुड़ाव रखने वाले लोग हैं या उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने हमें वारंट दिखाया, हमने जांच करने से साफ इनकार कर दिया कि आप ये भ्रामक हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप झूठा हमारे ऊपर इल्ज़ाम गढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ से कुछ हमारे जो मैगजीन है, साहित्य है, हमारे लैपटॉप है, फ़ोन है, ये सब कुछ सर्च किया। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा मैगजीन है, हमारा अखबार है, जो हम संगठन की तरफ से हर 2 महीने पे निकलते हैं, जो तमाम मुद्दे हैं आज के समाज के, उस पर हम इस पर लिखते रहते हैं। इसको सीज करके ले गई हैं। ये दस्तक मैगजीन है जिसको उठा करके ले गए और इन सबको बता रही कि नक्सली साहित्य है जो आम बाजारों में मिलता है, हम लोगों ने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लोगों को हम बांटते हैं। तो मेरा सवाल है कि एनआईए बताएं कि ये नक्सल साहित्य कैसे है। आप इसी के आधार पे हमको हर जगह बोल रहे हैं कि हम नक्सली हैं, हम नक्सली है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आप इतना ज़्यादा डर चुके हैं हमारे एक्टिविटीज़ से, आप चाहते हैं कि मोदी के विरोध में कोई ना बोले, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कोई ना करे, इसीलिए आप उनकी ही शाखा बन चुके हैं। आप सरकार की तरफ से ही काम कर रहे हैं, बीजेपी की एक यूनिट बनकर रह गए। और इस प्रसार में जितना भी लेख है वो सारा लेख हम स्टूडेंट ही लिखते हैं बीएचयू के, कोई बाहरी नहीं लिखता है कि कोई बाहरी लिख दिया, कोई नक्सली इंसान है वो लिख दिया और हम लोग छाप दिए। इसका हर एक लेख बीएचयू का और इलाहाबाद का स्टूडेंट ही लिखता है, तो इसमें कोई नक्सल वाली बात नहीं है। ये बस भ्रामक चीज़ें जो फैलाई जा रही हैं। तो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था आपका? हम लोग अपनी बात, अपना जो पक्ष है, जो हम लोग के साथ हुआ है, किस तरह से भ्रामक चीज़ें लगा करके हम लोग पे यूएपीए या फिर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए और असल मुद्दा क्या है, वास्तविक पक्ष क्या है, उसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार लोकतांत्रिक ताकतों पर को दबाना चाहती है और हम लोग लोकतांत्रिक ताकतों को लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग का हमेशा आवाज़ों को उठाते हुए आए हैं। तो ये सरकार जो बीजेपी जो है, जिसकी एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी चीज़ें जो है बीजेपी आरएसएस के लिए काम करती हैं, तो हमने देखना है कि सरकार क्यों इस तरीके के कदम उठा रही है। क्या 24 का इलेक्शन आ रहा है, उसको लेकर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्या, कि आखिर सरकार छात्रों से क्यों डर रही है। ये छात्र संगठन जो बीएचयू में हमेशा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, समानता के लिए लड़ते रहते हैं, महिला मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, हर तरीके के मुद्दों पे लड़ते रहते हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को आतंकी, नक्सली के नाम पे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर निंदनीय है और हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस तरीके से लोकतांत्रिक आवाज़ों को नहीं दबा सकते हैं और इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर आएंगे और आपका इसका मुखर प्रतिरोध करेंगे। डेंगू के उपचार को लेकर सीएमओ ने सावधानी बरतने की बात कहा अनावश्यक प्लेटलेट्स चढ़ाने से मरीज की तबीयत और खराब हो सकती है। प्लेटलेट्स की कमी डेंगू से ग्रसित मरीजों की मौत का कारण नहीं हो सकता है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने अपने कार्यालय में बुधवार को मीडिया कर्मियों के साथ विस्तार से वार्ता किया। सीएमओ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जब तक किसी मरीज का प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से कम न हो और सक्रिय रक्तस्राव न हो रहा हो, तब तक उसे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती है। डेंगू के इलाज में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन प्राथमिक उपचार नहीं है। वास्तव में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन मरीजों को लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान ही करता है, यदि इसका उपयोग ऐसे रोगी में किया जाता है जिसमें प्लेटलेट्स की गिनती 10,000 से अधिक है। सीएमओ ने कहा कि डेंगू से पीड़ित रोगियों में मृत्यु का प्राथमिक कारण केशिका यानी कैपिलरी रिसाव है, जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में रक्त की कमी का कारण होता है और जिसके फलस्वरूप बहुअंग विफलता होती है। इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में प्लाज्मा रिसाव की स्थिति में मरीज को प्रति घंटे 20 मिलीमीटर प्रति किलो शरीर के वजन की मात्रा में फ्लूइड चढ़ाया जाना चाहिए। इसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि ऊपरी और निचले रक्तचाप के बीच का अंतर 40
mmHg से अधिक न हो जाए। ये वो सब है जो रोगी के इलाज के लिए आवश्यक है। अनावश्यक प्लेटलेट्स बढ़ाने से मरीज की तबीयत और खराब हो सकती है। सीएमओ ने कहा कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित रोग है। डेंगू के सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, त्वचा पर हल्के लाल चकत्ते, खांसी और आंखों के पीछे और जोड़ों में दर्द शामिल है। हालांकि कुछ लोगों को लाल और सफेद धब्बेदार चकत्ते विकसित हो सकते हैं। डेंगू से पीड़ित मरीजों को चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए और अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीना चाहिए। सर्वप्रथम सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी को कहीं भी बुखार होता है तो घबराए ना। पहले अपने आप को घर में तरल पदार्थ की चीज़ें जैसे गर्म पानी, गर्म चाय, कॉफ़ी, नारियल पानी, सब्जी का सूप, ये घर के चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ले जैसे उसकी यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो और उनके शरीर में किसी प्रकार की पानी की कमी ना हो। और अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क करके आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं और आराम करें। भयभीत एकदम ना हो और शरीर में कम से कम इस बात का विशेष ध्यान दें कि घर पर बैठे तो लेकिन पानी और तरल पदार्थ की मात्रा आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहे, जैसे कम से कम 5 गुना आपके पेशाब ज़्यादा हो। और आप किसी भी निकटतम सरकारी चिकित्सालय जाकर वहाँ पे जांच कराएं। सारी सुविधाएं उपलब्ध, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और घर से बाहर निकलें तो या घर में रहें तो अपना पूरी बाँह की कमीज वगैरह पहने, घर में मच्छरदानी लगाएं और ये कोशिश करें कि आपके आसपास किसी भी रूप में पानी का जल जमाव ना हो। छत पर, घर के बाहर, खुले हुए प्लॉट में, आसपास के इलाके में। और फॉगिंग वगैरह हम लोग जब करते हैं तो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल के रखें, जैसे कि अंदर के मच्छरों से और कहीं भी अगर आपको इस तरह की कुछ जल जमाव की व्यवस्था या साफ़ सफाई की व्यवस्था, तो नगर निगम के हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करें। तुरंत हमारी टीम और नगर निगम की टीम मिलकर उस जगह पे जाके अत्यंत अलग से काम करें। और रही बात आपके इलाज के लिए, सारे इलाज की सुविधा सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध है। आप किसी तरह से भयभीत ना हो, अपने को बचाने की कोशिश करें और अपने शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा को बराबर मेंटेन करें। जो कि और लगभग कितने मरीज की पुष्टि हो पाई है अभी? पुष्टि तो ज़्यादा नहीं है। मरीजों के लिए पूर्ण सुविधा हर चिकित्सालय में उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय, मंडलीय चिकित्सालय रामनगर में और हमारे अर्बन और रूरल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 24 घंटे डॉक्टर और दवा की उपलब्धता है। किसी प्रकार की भयभीत ना हो और इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आप इससे जल्दी से जल्द आप इससे निजात पा जाएंगे। सर, डेंगू में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का प्रयोग खाने पीने में करना चाहिए? आप घर की बनी हुई साधारण चीज़ का नियमित रूप से भोजन करते रहिए। आपको बुखार भी हो रहा तो भी एक साधारण भोजन आप घर का करते रहे, भोजन ना छोड़ें। पानी किसी भी रूप में आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आमतौर बुखार होता तुरंत लोग पानी छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। एकदम से आराम करें, 2 दिन अपने कार्य से छुट्टी लेकर आराम करें। बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है और आप कमज़ोरी महसूस है, घबराना, भयभीत एकदम ना हो। 2 दिन में ये वायरल फीवर अपने आप ही सबसाइड कर जाएगा। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव हॉल सभागार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति ने सभी को आकर्षित किया। बच्चों ने श्री कृष्ण झांकी प्रस्तुत की, साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। अंत में स्कूल के प्रबंधक द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, समन्वयक अजीत कुमार वर्मा, शिक्षकगण मौजूद रहे। आज से यही हमारा शंख होगा। प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इसका नाम पांचजन्य शंख होगा और जहां भी ये शंख बजेगा वहां धर्म की विजय होगी। अब यमराज जी के पास चलते हैं।
चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव की नगरी काशी में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की हुई शुरुआत। लड्डू गोपाल की निकली शोभा यात्रा। डीएसएम के कार्यालय पर एनआईए की छापेमारी के संदर्भ में स्टूडेंट मोर्चा के सदस्यों ने रखा अपना पक्ष। नगर निगम द्वारा आदमपुर जोन में लगाई गई जन चौपाल में महापौर ने लोगों की सुनी समस्याएं। और डेंगू के उपचार को लेकर सीएमओ ने सावधानी बरतने की कही बात। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।